हेलो, वेलकम टू अकेडमी इंडिया और मैं हूँ एडवोकेट करण मौर्य। तो हम लोग देखने वाले अपना फेमा एक्ट का एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। और आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बाकी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और 25 में से आपके कितने आंसर आएंगे, ठीक ये बात आप मेरे को लास्ट में कॉमेंट में बताओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 रिप्लेस्ड विद अर्लियर लॉ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ने किस पुराने कानून का स्थान लिया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट या आरबीआई एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फेयर एक्ट का इन्होंने जो है रिप्लेसमेंट किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेमा 1999 केम इनटू फोर्स ऑन। फेमा 1999 किस तारीख को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 2000 को या 15 अगस्त 2000 या 1 अप्रैल 1999 या फिर 1 जून 2000 को। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्या, सॉरी, याद रखने वाला क्वेश्चन है, बट इसको याद रखना डायरेक्टली कभी कभी यही क्वेश्चन आ सकता है। आंसर दो आप लोग, क्या है इसका? ठीक है, तो 1 जून 2000 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक फेरा which treated violations as quasi criminal offenses, FEMA treats contravention of its provisions primarily। फेरा के विपरीत जो उल्लंघनों को अर्ध आपराधिक अपराध मानता था, फेमा अपने प्राविधानों के उल्लंघन को मुख्यतः कैसा मानता है? सिविल ऑफेंस अट्रैक्टिंग मॉनिटरी पेनल्टीज या मैटर्स entirely outside any legal remedy या प्योरली क्रिमिनल ऑफेंसेस विद मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट या डिसिप्लिनरी मैटर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। बिल्कुल, इसको सिविल ऑफेंस में उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, और मॉनिटरी पॉलिटी पेनल्टीज जो है वो लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 ऑफ फेमा अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जनरली मीन्स अ पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन। फेमा की धारा 2 के अंतर्गत पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया सामान्यतः उस व्यक्ति को कहते हैं जो भारत में कितने समय से अधिक निवास कर रहा हो। 7 days इन करंट मंथ या 365 days एनी एक्सेप्शन या 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर 30 days इन अ लाइफ टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ओके, तो बिल्कुल इसका आंसर 182 डेज होना चाहिए। मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं वन शॉट में, और नोट्स रिवीजन नोट्स चाहिए आपको सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको उसमें जस्ट 399 में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स और 20 नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करिए, बाकी आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर सेक्शन 3 ऑफ फेमा नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन एक्सेप्ट। फेमा की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी मुद्रा के व्यवहार या हस्तांतरण किसी को नहीं करेगा सिवाय किसके माध्यम से? थ्रू एनी फ्रेंड और रिलेटिव या थ्रू अ रैंडम स्ट्रीट वेंडर, इट इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड फॉर एवरीवन, या फिर थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन। इसका आंसर है थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 4 ऑफ फेमा no person resident in India shall acquire, hold on, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or immovable property situated outside India except। फेमा की धारा 4 के अंतर्गत भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति का अर्जन, धारण, स्वामित्व, कब्जा या हस्तांतरण नहीं करेगा सिवाय किस स्थिति में? ओनली बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट या फिर अंडर नो circumstances whatsoever या फिर only with a foreign passport। 5 सेकेंड से आपके पास आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, जो एक्ट में लॉज प्रोवाइड किए हैं उसके हिसाब से वो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर इन जनरल। फेमा की धारा 5 के अंतर्गत सामान्यतः करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, चालू खाता लेन देन की स्थिति क्या है? A complete and permanently banned या फिर permitted through the central government may impose reasonable restrictions in public interest या subject to RBI's prior individual approval in every single case या allowed only for government transactions। 5 seconds में आंसर दीजिए आप लोग इसका।
ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो ये है परमिटेड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 6 ऑफ फेमा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद। फेमा की धारा 6 के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पूंजी खाता लेन देन को आरबीआई किसके परामर्श से विनियमित करता है? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओनली। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर हमारा बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 7 फेमा एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। फेमा की धारा 7 के अंतर्गत माल या सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? नथिंग एट ऑल या a declaration containing true and correct material particulars including the amount representing the export value, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर ओनली अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, अ डिक्लेरेशन कंटेनिंग ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 8 ऑफ फेमा वेयर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ड्यू टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दैट पर्सन इज जनरली ऑब्लिगेटेड टू। फेमा की धारा 8 के अंतर्गत जब भारत में निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा की कोई राशि प्राप्त हो तो उस व्यक्ति का सामंतक क्या दायित्व होता है? देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन, या टेक रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज एंड repatriate that foreign exchange to India, या donate it to a charity of choice, या immediately transfer it to foreign bank। आंसर दीजिए। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर दिए आप लोग, और ये आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट। हम आ चुके हैं नए क्वेश्चन पे, वो कमेंट में आप उसका आंसर देंगे। अंडर सेक्शन 10 ऑफ फेमा ऑथराइज्ड पर्सन सच एज बैंक्स एंड मनी चेंजर्स आर रेगुलेटेड बाय। फेमा की धारा 10 के अंतर्गत बैंक और मुद्रा परिवर्तकों और जैसे ऑथराइज्ड पर्सन को कौन विनियमित करता है? द लोकल म्युनिसिपल बॉडी, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर द इलेक्शन कमीशन। ये तो कट ही गया, ये भी कट गया, ये दोनों में से आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए, क्योंकि इसका जो है यूज होगा हमारे एग्जाम में। बिल्कुल इसका आंसर आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 13 ऑफ फेमा इफ अ पर्सन कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दैट दे आर लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ अप टू। फेमा की धारा 13 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह अधिकतम कितने दंड के लिए उत्तरदायी होगा? नो पेनल्टी एट ऑल, या अ फ्लैट रेट 10 फाइन रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, या थ्राइस द सम इन्वॉल्व्ड, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरीली। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो इसका आंसर है सी, थ्राइस द सम इन्वॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 13 ऑफ फेमा for a continuing contravention an additional penalty may be imposed which may extend to। फेमा की धारा 13 के अंतर्गत निरंतर उल्लंघन के लिए अतिरिक्त दंड कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? रेज 5000 for every day after the first day during which the contravention continues, या no additional penalty is ever imposed, या रेज 1 for entire duration, या फिर ऑटोमेटिक imprisonment for life। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो चलिए आंसर हम देखते हैं इसका क्या है। तो बिल्कुल इसका आंसर है ए, 5000 एवरी डे आफ्टर द कंट्रावेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 14 ऑफ फेमा इफ अ पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इम्पोज्ड विद इन 90 days they may be subjected to civil imprisonment but only if the penalty amount exceeds। फेमा की धारा 14 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों के भीतर लगाया गया दंड नहीं चुकाता है तो उसे दीवानी कारावास हो सकता है, परंतु केवल तभी जब दंड राशि कितने से अधिक हो? 5000 से, या फिर देयर इज नो थ्रेशोल्ड एट ऑल, या 1 करोड़, या फिर 100 रुपीज। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए।
चलिए आंसर हम देखते हैं इसका क्या है। तो बिल्कुल इसका आंसर 1 करोड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 16 ऑफ फेमा, adjudicating authorities for the purpose of holding an inquiry into contraventions are appointed by। फेमा की धारा 16 के अंतर्गत उल्लंघनों की जांच हेतु एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को कौन नियुक्ति करता है? स्टेट लेजिस्लेचर या आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17 ऑफ फेमा, a person aggrieved by an order of an adjudicating authority may prefer an appeal to the। फेमा की धारा 17 के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? स्पेशल डायरेक्टर अपील या लोकल मजिस्ट्रेट या यूनाइटेड स्टेट्स या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ होगी नहीं, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो बिल्कुल स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील होगी। याद रखिएगा क्योंकि अपील वाला क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपील कितने दिनों में की जाती है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 18 ऑफ फेमा, द स्पेशलाइज्ड बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर इज द। फेमा की धारा 18 के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या विशेष निर्देशक के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने हेतु स्थापित विशेष निकाय क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर एनसीएलटी? बिल्कुल आंसर दीजिए इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ फीमा, a further appeal from the appellate tribunal lies to the high court on any question of law within। फीमा की धारा 19 के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण से आगे की अपील उच्च न्यायालय में किसी विधिक प्रश्न पर कितने समय के भीतर की जा सकती है? 60 days from the date of communication of order, या 7 days या 5 years या फिर there is no limit? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है आंसर 60 डेज होगा, बट एग्जाम में 30 डेज 45 डेज दे सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो इसको जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ FEMA, where any foreign exchange, foreign security or immovable property outside India is held in violation of Section 4, the authorities may seize an equivalent value of assets in India subject to। FEMA की धारा 37A 2015 में जोड़ी गई के अंतर्गत जब कोई धारा 4 के उल्लंघन में विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या भारत के बाहर अचल संपत्ति धारित हो, तो प्राधिकारी भारत में समतुल्य मूल्य की संपत्ति जब्त कर सकते हैं। किसके अधीन? नो सेफगार्ड्स एट ऑल, या ओनली विद द वायलेटर्स प्रायर कंसेंट, या ओनली आफ्टर क्रिमिनल ट्रायल एंड कन्विक्शन, या फिर कंफर्मेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो आंसर हम देखते हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन इंक्लूड्स एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 10 टू डील इन। फेमा के अंतर्गत ऑथराइज्ड पर्सन में प्राधिकृत डीलर, मुद्रा परिवर्तक, अपतटीय बैंकिंग इकाई या धारा 10 के तहत प्राथमिक प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल है जो किससे व्यवहार करता है? फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज, ओनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स या फिर ओनली रियल एस्टेट विद इन इंडिया? बिल्कुल ये तो नहीं होगा, यही होगा हमारा आंसर, ये वाला। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा द ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स preamble is to facilitate external trade and payments and to promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market। फेमा के अंतर्गत इसकी प्रस्तावना में परिलक्षित समग्र उद्देश्य क्या है? नोवेयर इन पर्टिकुलर, या फिर इन इंडिया, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर ओनली इन यूरोप? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने फेमा एक्ट पढ़ा है तो सबको पता होगा, इसको इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा एक्ट, अनलाइक फेरा, which presumed a transaction to be unauthorized unless proven otherwise by the accused, the general approach under FEMA is।
फेमा के अंतर्गत फेरा जो अभियुक्त द्वारा अन्यथा सिद्ध न होने तक लेनदेन को अनधिकृत मानता था के विपरीत फेमा का क्या सामान्य दृष्टिकोण है? Even stricter than FIRA in every respect, a more liberalized, treating more transactions as permitted unless specifically restricted, या identical to FIRA in every respect या फिर applicable only to government transactions. सिंपल क्वेश्चन आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो बिल्कुल इसका आंसर मोर लिबरलाइज्ड कर दिया है इसमें और छूट दे दी है थोड़ी और ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर फेमा द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बेस्ड विद। फेमा के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स के पास, या स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिविजुअली, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर WTO। सिंपल क्वेश्चन है, जो भी फेमा की जो काम है वो कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर फेमा फॉरेन सिक्योरिटी जनरली मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन। फेमा के अंतर्गत फॉरेन सिक्योरिटी सामान्यतः किसी भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, सिग्नेचर या अन्य किसी लिखित के रूप में प्रतिभूति है जिसमें अंकित या व्यक्त हो बार्टर वैल्यू ऑफ गुड्स, गोल्ड वेट, इंडियन रुपीज ओनली, या फिर फॉरेन करेंसी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? हम अभी बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, ठीक है, क्योंकि बात ही हमारी फॉरेन चीजों की हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ relating to production and remand of an arrested person before a magistrate applied to persons arrested under special economic laws like FERA, FEMA type enforcement ensuring। प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने और रिमांड से संबंधित सामान्य आपराधिक प्रक्रिया कानून के प्रावधान फेरा फेमा जैसे विशेष आर्थिक कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर भी लागू है, जिससे क्या सुनिश्चित होता है? ऑटोमेटिक बेल फॉर ऑल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, या फिर एब्सोल्यूशन ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑल टुगेदर, या कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंडर, या फिर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर पर्सन्स अरेस्टेड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। 5 सेकंड्स आंसर दीजिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 के 25, ठीक है। और इसका आंसर हमारा प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर ये 25 में से कितने आंसर सही ये बताना, और नोट्स वगैरह की नीड है उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो ये हमारा कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल है, जिसमें आपको IBPS, SSO, EIB और जुडिशरी के लिए तीनों के लिए ही अलग अलग नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, MCQ सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको IBPS SSO के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए, ठीक है। ये सब कितने में मिलेगा? जस्ट 399 रुपीज में मिलने वाला है। QR स्कैन कर लो या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर लो, इसी पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई जरूरी जानकारी पूछनी हो या कोई कोर्स के बारे में रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।